1811-4000, यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। उर्दू शायरी के हवाले से अगर बात करें तो तमाम शायरों ने प्रेमिका को चारागर कहा है। चारागर यानी इलाज करने वाला, यानी डॉक्टर। लेकिन अगर ये चारागर बेवफा निकल जाए तो कोई क्या करे। दुनिया में अगर कोई सबसे नोबल प्रोफेशन है तो शायद वो डॉक्टरी का पेशा ही है। जीवन और मौत से जब कोई जूझता है तो उसे डॉक्टर खुदा नजर आता है। लेकिन आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में, जबकि पैसा कमाने की होड़ में हर शख्स निकला हुआ है, डॉक्टरों का पेशा भी उससे अछूता नहीं है। और यही वजह है कि तमाम हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, जबकि मरीज, उसके तीमारदार और डॉक्टरों में आपसी रिश्ता कुछ खटास भरा हो रहा है। क्या वजह है कि इस रिश्ते में खटास पड़ रही है, विश्वास की कमी हो रही है और हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम कहीं ना कहीं चरमरा रहा है। इन्हीं सब विभिन्न पहलुओं पर आज हम चर्चा में बातचीत करेंगे और हमेशा की तरह इस बातचीत में हमारे साथ तमाम बड़े नामचीन डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, हमारे साथ पत्रकार हैं, हमारे साथ जनता जनार्दन बैठी हुई है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां पर कुछ कमी महसूस की जा रही है। लेकिन इससे पहले कि हम इनसे बातचीत करें, आइए नजर डाल लेते हैं डॉक्टरी पेशे और उससे जुड़े कुछ नैतिकता के प्रश्नों पर। कहते हैं कि एक बार ईश्वर पर से विश्वास डगमगा सकता है, पर डॉक्टर से कभी नहीं। और इंसान का अपनी आखिरी सांस तक का ये विश्वास ही है जो एक डॉक्टर को समाज में भगवान का दर्जा दिलाता है। वहीं एक छात्र जब डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर अपने पेशे में शामिल होता है तो समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा की एक शपथ लेता है और उसकी निस्वार्थ सेवा और उसके प्रति प्रतिबद्धता ही उसके पेशे को अन्य पेशों से ऊपर रखती है। लेकिन हाल के समय में हमारे समाज में जिस प्रकार से मूल्यों का, प्रतिबद्धताओं का क्षरण होते दिख रहा है, उससे डॉक्टर का पेशा या यूं कहिए उनकी जमात भी अछूती नहीं नजर आती। चाहे दिल्ली स्टेट कंज्यूमर फोरम द्वारा हाल में एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल पर एक मरीज से गलत तरीके से धन उगाही के लिए 5 लाख के जुर्माने का फैसला हो, या राहुल महाजन केस में तथ्यों से कथित छेड़छाड़ पर कुछ डॉक्टरों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार, एक केंद्रीय संस्थान में नवजात की चोरी का मामला हो, या इसी संस्थान में मरीजों के भोजन की चोरी का कथित खुलासा, मरीजों और उनके परिजनों से हाथापाई, बदसलूकी, लापरवाही से मौत, या फिर तकरार पर डॉक्टरों का समय समय पर हड़ताल पर चले जाना, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आज हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत बन चुकी हैं और जिनकी गिरफ्त में बड़े शहर ही नहीं, छोटे शहर और गांव देहात भी आ चुके हैं। अगर इसी माह की ही बात करें तो दिल्ली का LNJP अस्पताल, जयपुर का सवाई मानसिक अस्पताल, इंदौर का महाराजा यशवंत राव अस्पताल, कोलकाता का मेडिकल कॉलेज या फिर जालंधर का एक निजी नर्सिंग होम, ये सभी स्वास्थ्य और उपचार के मंदिर मरीजों और उनके परिजनों तथा डॉक्टरों की उस सिर फुटअव्वल से दो चार होते रहे जिसे आज की शब्दावली में मेडिकल रेस का नाम दिया जाता है। मरीजों और डॉक्टरों के बीच झड़पें आज आम बात हो चुकी हैं, जिसका सबसे अधिक खमियाजा मरीजों को ही उठाना पड़ता है। हाल ही में डॉक्टरों द्वारा बात बात पर हड़ताल पर चले जाने से न सिर्फ हजारों मरीजों और परिजनों को असुविधा झेलनी पड़ी, बल्कि इलाज के अभाव में अनेक की जानें भी चली गयी। ये सही है कि मरीजों की मौत का सारा ठीकरा डॉक्टरों के सिर नहीं फोड़ा जा सकता, पर अस्पतालों में दुर्व्यवस्था के चलते लापरवाही तो देखने को मिलती ही है, जिससे जान का जोखिम बना रहता है। ऐसा नहीं कि मेडिकल रेस की ये घटनाएं महज सरकारी अस्पतालों में ही देखने को मिलती हैं, प्राइवेट अस्पताल भी अब इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। ये अलग बात है कि यहाँ की प्राइवेट सिक्योरिटी मरीजों और परिजनों पर भारी पड़ती है, जबकि सरकारी अस्पतालों में खुला खेल फरख्ताबादी रहता है। वैसे प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम में मरीजों पर मार का स्वरूप भी दूसरा ही होता है, जिसका मुलाहिजा दिल्ली कंज्यूमर कोर्ट द्वारा ठोके गए दंड में साफ झलकता है। सारा खेल भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से ही जुड़ा है, जिसका निजी क्षेत्र भरपूर फायदा उठा रहे हैं।
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आज डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और बुनियादी सेवाओं का अभाव झेल रही हैं। शहरों में अगर कुछ स्थिति संतोषजनक है तो गांव में हालात खासे चिंताजनक हैं। उधर निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं ने अभूतपूर्व प्रगति की है। गिने चुने राष्ट्रीय संस्थानों को छोड़ दें तो उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं निजी क्षेत्र में ही मुहैया हो रही हैं। ये सही है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत में स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं, लेकिन देश की प्रति व्यक्ति आय और निर्धनता को देखते हुए शायद आज इतनी कीमत भी वहन कर पाना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। फिर भी सार्वजनिक सेवाओं से उठते विश्वास के कारण एक आम आदमी जान बचाने के लिए घर बार बेच देता है और निजी क्षेत्र की शरण लेता है, जहां वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसता है जिससे अगर स्वस्थ होकर निकल आता है तो कंगाल बन जाता है, और अगर जान गंवा देता है तो उसके परिजनों को उसका शव भी बगैर पूरे बिल भरे नहीं सौंपा जाता। ऐसा नहीं कि आज सारे निजी अस्पताल मरीजों के प्रति यही रवैया अपनाए हुए हैं, लेकिन अपवाद उंगलियों पर ही गिने जा सकते हैं। मरीजों और डॉक्टरों के बीच बदलते इन रिश्तों, अस्पतालों के इस व्यवहार और स्वास्थ्य सेवाओं की निष्क्रियता के बीच शायद आज मेडिकल एथिक्स या सदाचार की बातें बेमानी ही लगती हैं। आजकल तो मरीज ये कहने लगे हैं कि निजी अस्पताल हमें पैसे से मारते हैं और सरकारी अस्पताल लापरवाही से मारते हैं, हमें तो मरना ही है। पड़ताल करेंगे इन आरोपों की, इन सभी आरोपों की जो कि मरीज आजकल करते हैं अपने डॉक्टरों से, अस्पतालों से, निजी अस्पतालों से। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में शरीक होना चाहते हैं तो SMS के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या डॉक्टरी के पेशे में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो लिखिए CMPA, और अगर ना में है तो लिखिए CMPB और कर दीजिए SMS 5676733 पर और बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ यहाँ बैठे हैं जाने माने फिजिशियन डॉक्टर M वली, RML अस्पताल से आते हैं। डॉक्टर साहब, आप इतने सालों से इस पेशे में हैं, जब डॉक्टर बनते हैं तो एक कसम उठाते हैं, और हमने देखा है पुराने डॉक्टर्स जो भी लोग एक्सपीरियंस बताते हैं खुदा मानते हैं लोग डॉक्टर्स को। लेकिन आजकल अब जो हालात इस समय पैदा हो रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में कोई कमी, कोई कसर रह जाती है जिसकी वजह से आज हमें वैसे डॉक्टर कम नजर आते हैं? बिल्कुल ठीक है, और ये ट्रेनिंग जो है वो घर से, माँ की गोद से शुरू होती है। आज समाज में जो हमारी वैल्यूज हैं उनमें पतन आ रहा है। आपका जो ये था कि पतन आ रहा है, डॉक्टरी पेशे में पतन नहीं आ रहा है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड द सोसाइटी इज लूजिंग इट्स वैल्यू, सो एवरीबॉडी इज लूजिंग इट्स वैल्यू। अच्छा, दूसरा टीचिंग में होता था पहले, जो हमारे सीनियर टीचर्स होते थे वो मॉरल्स और पेशेंट केयर और एथिक्स वगैरह बहुत ज्यादा खुद भी फॉलो करते थे, तो हम लोग सीखते थे। आज उसमें कमी आ गई है, इससे मैकेनिकल एजुकेशन नहीं, लेकिन नैतिकता का पाठ क्या डॉक्टरी, जब डॉक्टरी करते हैं क्या पढ़ाया जाता है? क्या उसकी स्टडी कराई जाती है? इससे बायो एथिक्स, आपका पूरा प्रोग्राम का टॉपिक चेंज हो जाएगा मेरी बात से। इट्स नॉट एथिक्स लाइक इन लॉ, इन अदर प्रोफेशंस, लाइक इन टेलरिंग आई एम गेटिंग ए सूट स्टिच। नहीं, पर पढ़ाया जाता है क्या? ये क्या जो डॉक्टर बनने आ रहे हैं, क्या उनके इस तरह से इंटरव्यूज किए जाते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में उनके कितने दिलचस्पी है? क्या ऐसा होता है हमारे देश में? ये सिस्टम फॉलो होता है? It's a live ethics. It's different from all other professions. And I have recently been to America where I saw no medical student is allowed to touch human body. No trainee nurse is allowed to touch human body. They have modules, they have plastic bodies, they have computerized patients who are not alive. और उस पे सीखते हैं, छूने नहीं देते हैं। हमारे यहाँ लाइफ की वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ लाइफ की वैल्यू पहले इनकलकेट करनी पड़ेगी आपको, कोई भी एलिगेशन लगाने से पहले किसी भी प्रोफेशन पे जो लाइफ से रिलेटेड है, तो पहले लाइफ की वैल्यू इनकलकेट करनी पड़ेगी समाज में, फिर लाइफ से जुड़े हुए मुद्दे जो डिटोरेट कर रहे हैं धीरे धीरे उन पे बहस शुरू। पर ट्रेनिंग में कहीं कोई कमी है कि नहीं डॉक्टर? ट्रेनिंग में तो होती है ना। पहले अच्छे घरों के बच्चे डॉक्टरी पेशे में आते थे, उनमें एक डेडिकेशन होता था, और ये मेरे वक्त से भी शुरू हो गया था कि लोग कहने लगे थे भाई जरा जहेज अच्छा मिलेगा अगर डॉक्टर लड़के से शादी होगी। तो ये चीजें आ रही थी धीरे धीरे जब हम बड़े हो रहे थे। और इट्स ए बिजनेस, लाइक एक लड़का MBA करने बाहर जाता है, 50 लाख रुपए खर्च करके आता है और वो 50,000 रुपए की या 1 लाख रुपए की तनख्वाह की नौकरी पाता है। इससे रिटर्न इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम इस पेशे को उस नजरिए से देखने लगेंगे कि हम बाहर जाके डॉक्टरी पढ़ाए
50 लाख में या 45 लाख में कहीं से लोन लिया या तो अब उससे दुगना कमाना है। हाँ, तो कमाना सेकेंडरी पर्पस होना चाहिए। यहाँ मैं आपके प्रोग्राम के थीम से और आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन एक बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट है वो डॉक्टर की भी है। मुझे भी अपनी बीवी के लिए एक महंगी साड़ी खरीदनी है और एक बिजनेसमैन को भी खरीदनी है, तो मेरे पास पैसे तो होने चाहिए ना उसके। जी बिल्कुल, पैसे होने चाहिए और पैसे कमाने में भी कोई बुराई नहीं है, और लेकिन ईमानदारी कैसे कमाए जा रहे हैं, ईमानदारी से कमाने चाहिए, उसके ऊपर बात है। यहाँ बात ठीक। बिल्कुल। डॉक्टर अनूप मिश्रा हमारे साथ हैं, निदेशक फोर्टिस अस्पताल। डॉक्टर साहब, बात अभी ट्रेनिंग की हो रही है, उसी को मैं आपसे आगे बढ़ाती हूँ। क्या आप संतुष्ट हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं मेडिसिन? क्या आपको लगता है कि उन्हें नैतिकता के मूल्य पढ़ाए जाते हैं? क्या उन्हें ये बताया जाता है कि आफ्टर ऑल उन्हें ह्यूमन बीइंग्स के साथ में डील करना है? क्या वो इतने संवेदनशील होते हैं कि उन्हें एक डॉक्टर बना दिया जाए, या सिर्फ जिसने फीस दी, जो पास हो गया, जिसके 99% आ गए, उसे आपने ले लिया? क्या इस तरह के पहलू को नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। जी। एक तो ये है कि जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो हम एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में और पेशेंट के साथ उनसे बात करवाते हैं, उनके पास टाइम बहुत रहता है, वो पूरा आराम से बात करते हैं। इवन जो एग्जाम होते हैं उसमें भी उनके पास टाइम होता है। जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसके लिए प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। रियल लाइफ सिचुएशन क्या है? मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी काम किया है 30 साल, मैं अब प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, दोनों की सिचुएशन मुझको पता है। रियल लाइफ सिचुएशन क्या है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में बैठे हुए कैजुअलिटी में 30 पेशेंट सामने हैं, आप लोग 3 आदमी हैं, और उस आधे घंटे में आपको मरते हुए आदमी को भी देखना है, सिर की चोट वाले को भी देखना है, सबको देखना है। उस समय कौन सा नैतिक मूल्य आप इस्तेमाल करेंगे, ये उसको हम सिखा नहीं पाते, क्योंकि वो रियल लाइफ सिचुएशन दिखाती, उसके लिए सडनली उसको फेस करना पड़ता है। तो उस दौरान वो सीखेगा नहीं सीखेगा, आगे क्या करेगा, और जो लाइफ के बाकी प्रेशर हैं, जैसे डॉक्टर वाली ने बताया कि मॉनेटरी प्रेशर, क्या गवर्नमेंट अस्पताल का जो एक इंटर्न है 15,000 रुपए पाता है, 20,000 रुपए पाता है, क्या वो compete कर सकता है अपने कंपैट्रिएट से जो कि आईटी कंपनी में 50,000 रुपए पाता है? तो क्या उसके नैतिक मूल्य में परिवर्तन नहीं होगा? क्या वो एक पार्ट सोसाइटी का नहीं है? मतलब यही बात है जिसकी वजह से वो भ्रष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ जिसके भी कर वजह से गुजरता है। आजकल भ्रष्ट होने लगा, पहले नहीं था हाँ, शायद। बिल्कुल आज की बात जी, तो उसमें पैटर्न जरूर आया है, लेकिन उसके बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारे मुखड़े हैं, तो एक मुखड़ा नहीं है इसमें। ओके। हमारे साथ यहाँ विपुल मुदगल बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान टाइम्स से। विपुल, ये जो पूरा का पूरा आज हम सिस्टम में देख रहे हैं, और अभी हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं जो डॉक्टर वली से हुई, डॉक्टर अनूप मिश्रा से हुई, क्या कहीं जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो यंगस्टर्स आगे आ रहे हैं, क्या उनमें भी कहीं वो संवेदनशीलता की कहीं कोई कमी है? क्योंकि डॉक्टरी का पेशा एक ऐसा पेशा है जो हम भगवान के बाद मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह की चीजें देखने में आती है तो हमें लगता है कहीं व्यक्ति में ही कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या ये व्यक्ति की गड़बड़ है? क्या ये ट्रेनिंग की गड़बड़ है? व्यक्तियों के ऊपर तो, भले आदमियों के ऊपर भली चीजें छोड़ने का समय गया। अब तो आपको संस्थागत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से क्या है कि अगर इसमें इतने तार उलझे हुए हैं कि अगर हम इन चीजों को अगर अध्ययन करते रहे, बातचीत करते रहे, तो हम उनके तारों में इस तरह लिपट जाएंगे कि हम बोल ही नहीं पाएंगे। इसमें अगर हमें लेयर्स को देखना पड़ेगा, जो परतें हैं उनको खोल खोल के एक एक करके देखना पड़ेगा। एक परत है जो कि राष्ट्र की अपने नागरिकों के प्रति है, कि भाई जितने लोग मर रहे हैं डॉक्टरों के गलत उपचार से, उससे ज्यादा लोग डॉक्टरों के न होने से मर रहे हैं। तो क्या हम राष्ट्र अपने नागरिकों को वो कुछ दे पा रहा है? उसके लिए हमें एक चार्टर की भी जरूरत है कि हम उनके जो अधिकार उन्हें दें और उनके प्रति सचेत बनाएं। तो राष्ट्र का नागरिकों के साथ हो गया। दूसरा, उपभोक्ता का सर्विस प्रोवाइडर के साथ में, जो सेवा प्रदान करते हैं, अस्पताल हैं, दूसरे हैं, तो अब उपभोक्ताओं को भी उनके अधिकारों के प्रति हमें सचेत करना है। भले आदमी तो अच्छे डॉक्टर अच्छा काम करेंगे, खराब डॉक्टर खराब काम करेंगे। तीसरी फिर उसके बाद लेयर आती है मेरे ख्याल से, जिसमें कि आप एक डॉक्टर के मरीज के साथ में रिश्ते, उसमें आप आचार संहिता आ सकती है, उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ आ सकती हैं, उसमें भगवान का डर आ सकता है, फियर ऑफ गॉड डाल दें। आप कहेंगे अगर ये करोगे तो भैया जेल जाओगे। ये अगर कोई इंजीनियर करेगा तो वो भी जाएगा, कोई और करेगा तो वो भी जाएगा, डॉक्टर भी नहीं बचेगा। उसके बाद फिर और बड़े जटिल सवाल हैं नीलम, इतने जटिल सवाल अब आजकल नई तकनीकी के कारण पैदा हो रहे हैं कि अब लग रहा है कि एक माँ का बच्चा दूसरी माँ के पेट में पल रहा है, एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि इसको सुअर का लीवर लगा दो, या इसको, अब इन सब के साथ में नैतिकता के प्रश्न जुड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से जो हस्तक्षेप होगा वो संस्थागत होना चाहिए, वो लॉ में होना चाहिए, और इस तरह से होना चाहिए कि एक व्यक्ति के ऊपर हम उसकी भलाई भलमन साथ में छोड़ेंगे। जी, मतलब ये कि कानून का डर
देश में हर किसी को होना चाहिए, जाहिर है डॉक्टरों को भी होना चाहिए, तो जरूर उस पर कमी आएगी। आप लेकिन आयाम होने चाहिए ना। अगर जैसे हम चार्टर होता है, सारे देशों में चार्टर होता है कि ये आप मरीज हैं तो ये आपके अधिकार हैं, ये पहले से डिक्लेयर्ड है, इनका ये WHO ने भी डिक्लेयर किए हुए हैं कि ये अधिकार है, तो ये अधिकार होने चाहिए। और उनको अगर जैसे अगर मैं अचानक गिर जाता हूँ यहाँ पे, तो अगर मेरी जेब में पैसे नहीं है तो मेरा ये अधिकार है कि कम से कम मुझे एक अस्पताल में ले जाके इलाज तो मिले, मुझे कोई उठा के वहां पहुंचाए, ये मेरा अधिकार है। या फिर कोई डॉक्टर मुझे ये ना कह दे कि नहीं इसको यहाँ से हटा दो क्योंकि इसका धर्म मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ये तो क्रिश्चियन अस्पताल है या हिंदू अस्पताल है या मुस्लिम अस्पताल। कुछ अधिकार जो हैं वो देश को देने पड़ेंगे। जी, हमारे साथ उपभोक्ता मामलों के जानकार और एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं श्रीराम खन्ना जी। श्रीराम खन्ना जी, जहां तक चार्टर की बात है, मरीज के क्या हक हैं, क्या अधिकार हैं, वो तो जरूर उपभोक्ता जो मामलों को देखते हैं उन्होंने जरूर तय कर रखे हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं कि आज के दौर में भी इतने, हम कहते हैं कि हम इतने जागरूक भी हो गए, लेकिन तब भी उपभोक्ता अभी कहीं बेचारगी वाले उसी में सिकड़ा हुआ है और उसके जो अधिकार हैं उसे मिल नहीं पाते? क्या आप मानते हैं इस बात को? इस समय जो ये नेग्लिजेंस और एक्सट्रीम केसेस छोड़ दो वो माइनॉरिटी में है। बड़े पैमाने पर मेडिकल मैल प्रैक्टिस हो रही है, यानी कि डॉक्टर को क्योंकि भगवान मान लिया गया है, वो कुछ भी कर दे वो माफ है, ये इस समय प्रचलन हो चला है। मैल प्रैक्टिस से मेरा अर्थ है गलत उपचार कर दिया, इनफेक्टिव ट्रीटमेंट करी और फिर धौंस दिखा रहे हैं, लो क्वालिटी की ट्रीटमेंट करी जिससे कि उपचार हो नहीं पा रहा है, पैसे ले लिए पर सर्विस नहीं दे रहे हैं, उस ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और वो कर रहे हैं, उसको जरूरी नहीं है एडमिट करो कि पैसे दिलाओ, पर क्योंकि प्रेशर है अस्पताल के बेड्स के पैसे पूरे रिकवर करने हैं तो धक्कम पेल करके उसको बेड में करा दिया, 4 स्पेशलिस्ट बुला के 5 मिनट दिखा के और बिल पेश कर दिया। और अब मेडिकल जो टेस्टिंग है, लेबोरेटरीज, ये इतनी व्यापक और इतनी महंगी हो चुकी है, करोड़ों रुपए की इक्विपमेंट लगी है और हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स ने पत्ती बांधी हुई है कि मैं तुम्हें भेजूंगा, मुझे इतने पैसे देना। और ये इस पे कौन इंक्वायरी कर रहा है? मेरा कहने का मतलब यह है, और अब एक नया इन्होंने जो सिलसिला चलाया है एंट्रैपमेंट का, आइए हमारे अस्पताल की तरफ से मेडिकल कैंप लग रहा है, आइए मुफ्त उपचार, और वो उसका क्या पर्पज है? जो मरीज आए जिसको फंसाया जा सके उसको बोले आप तो मरने वाले, आप चलो अंदर। इस तरह के मैल प्रैक्टिस अगर होती है तो मैं एज ए पेशेंट, एज ए कंज्यूमर कहां जाऊं? हिंदुस्तान में जो बॉडीज इसको देखने वाली थी वो कुंभकर्ण की नींद सो रही हैं, वो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट मेडिकल काउंसिल, जिन्होंने एक भी डॉक्टर को आज तक प्रैक्टिस से निरस्त नहीं किया। एक को किया था डॉक्टर श्रीराम लागू, वो इसलिए क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट फिल्म में आ रहे थे। तो जब संस्थागत रेगुलेशन जो है वो कुंभकर्णी नींद सो रहा है, तो आम आदमी का जो हाल है वो केवल ये है कि वो कचहरी चला जाएगा, और कचहरी में भी 100 लोग जाएंगे, एक आदमी जीतेगा, उसकी आप टेलीविजन पे न्यूज दिखा देंगे, बाकी 99 भगवान भरोसे। जी, भगवान भरोसे, बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर मीरा शिवा बैठी हुई है, हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। मीरा जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या वाकई भगवान भरोसे ही हैं हम लोग? डॉक्टर बीच में से कहीं गायब हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा पहले चाहूंगी, हमको मेडिकल एथिक्स सिखाया नहीं था, मगर मेरी जो टीचर्स थे, जैसे मैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना में पढ़ी, उनको देख के इंसानियत जो भी वैल्यूज का था वो इम्बाइब होता है देख के। मगर अगर जब आपके टीचर्स लोग भी वैसा कर रहे हों कि मैक्सिमम प्रॉफिट करें, तो स्टूडेंट्स भी वही सीखेंगे। तो एक तो पूरा मेरे ख्याल से जमाना में बदलाव आया है, मगर फिर भी जैसे डॉक्टर विनायक सेन जो अभी जेल में हैं, हाँ, क्योंकि बिल्कुल गरीबों के साथ जैसे वो काम करते थे और सेल्फलेस विदाउट प्रॉफिट था इसका। तो मतलब अच्छे डॉक्टर्स भी हैं मगर उनकी कदर नहीं है। हाँ, मैं ये केवल इसलिए बोल रही हूँ कि क्यों कदर नहीं है? आपको क्या लगता है क्यों कदर नहीं है उनकी? बोलेंगे जब वो मरीजों का अच्छा इलाज करेंगे, क्यों नहीं मरीज उनकी कदर? दुख की बात ये है, जिसकी बड़ी कार है, जिसका बंगला बड़ा है, हाँ, जिसका 3-4 डिग्री पीछे है, इंसानियत क्वोशेंट बहुत लो हो, हाँ, मगर पब्लिक भी उनके पास जैसे जाएगी। तो क्यों है ये? एक तो पूरा एक हेल्थ लिटरेसी का मामला है कि जब आपको न स्कूल में न किसी में कि आप बेसिक अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी जानकारी हो, थोड़ी बहुत, कि कितना जिगर, कितना किडनी, कितना, वो बहुत वल्नरेबल, यू हैव अ होल पॉपुलेशन जो बहुत वल्नरेबल है, जिनका आसानी से उल्लू भी बनाया जा सकता है, नंबर 1, और नंबर 2
कि जब तक बात का बतंगड़ नहीं बन जाता, जब फिर वो जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बड़ी हुई होती है, तो अब उसमें मुनाफाखोरी के साथ 80% जैसे हेल्थ मेडिकल केयर है वो प्राइवेट उसमें है। हाँ? और जो स्वास्थ्य सेवाएं जो सरकारी हैं, 1% योर हेल्थ बजट, यू हैव शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर, शॉर्टेज ऑफ नर्सेज, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, शॉर्टेज, तो एट द एंड ऑफ द डे की जो करना भी चाहेगा वो नहीं कर सकता। तो जो नेग्लिजेंस 2-3 लेवल पे होता है, जैसे बोलते हैं परत खोला जाए कि अगर डॉक्टर है भी मगर उसके पास केवल एस्पिरिन है और एंटासिड है, तो वो क्या करे? कोई भी ना टाइफाइड को, ना मलेरिया को, ना कि इनमें से किन्हीं को नहीं। मगर ये है, ये भूख जो आज बढ़ी है, पैसे की भूख, ये भूख का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉट ओनली ये पूरा मेडिकल प्रोफेशन के लिए शर्मनाक ये है, बट दूसरी चीज ये है कि जितने लोगों की जाने आइट्रोजेनिक जिसे बोलते हैं, दवाई और डॉक्टर के उनके होने से, एंड ओवर प्रिस्क्राइबिंग, ओवर डूइंग मेडिकल इंटरवेंशंस दैट आर नॉट रिक्वायर्ड, एक्सप्लॉयटेशन के साथ जो है कि इतना कंगाल बना दिया जाए कि एक परिवार का बंदा अस्पताल जाए कि औरों के पूरे परिवार के लिए खाने के लिए नहीं। ये अभी इसका भूख का कंट्रोल करना। जी, हकीकत यही है कि जब गरीब आदमी बीमार पड़ता है तो वाकई अपना जमीन बेचता है, अपनी जायदाद बेचता है, और तब अपने पेशेंट को लेके कहीं किसी अस्पताल के बाहर खड़ा होता है। स्वास्थ्य सेवाओं का हिंदुस्तान में, भारत में क्या हाल है और क्या निजी स्वास्थ्य सेवाएं इसका एक जवाब हो सकती हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। चर्चा में ये जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले एसएमएस का सवाल एक बार फिर से हम आपके लिए दोहरा दें कि क्या आज डॉक्टरी पेशे में नैतिकता का पतन हो रहा है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो लिखिए CMPA, और अगर ना में है तो लिखिए CMPB और कर दीजिए SMS 5676733 पर, और बने रहिए हमारे साथ। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टरी पेशे और नैतिकता से जुड़े कुछ सवालों पर, और क्या कुछ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवा पा रही है सरकार, और क्या निजी सेवाएं देना, क्या ये उसका जवाब हो सकता है? इस पर हम अपने जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनकी राय लेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ हाथ खड़े हो रहे हैं, आइए देखें वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अब डॉक्टरी तो पढ़ चुके हैं लेकिन आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। जी, आप मुझे बताइए, अभी तक पहले जो हमारी सेगमेंट में चर्चा हुई, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि ट्रेनिंग में कहीं कोई फॉल्ट रहता है स्टूडेंट्स की, उनको नैतिकता का पाठ उस तरह से पढ़ाया नहीं जाता? आपको लगता है ऐसा? जब मैं छोटा था तब मैं सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगा, कि मुझे लगा था काफी इज्जत होती है डॉक्टर की। अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ, आई एम वाचिंग समथिंग एल्स। आई नेवर एक्सपेक्टेड डॉक्टर विल बी कॉल्ड डकैत एंड इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। दूसरी चीज ये है कि बोला जाता है कि इंडिया में काफी कॉस्टली हो गई है मेडिसिन। नहीं, ऐसा नहीं है। मेडिकल टूरिज्म, एवरीवेयर इज मेडिकल टूरिज्म। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग इंडिया में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ काफी सस्ती है मेडिसिन। नहीं, वो अमेरिका के लिए सस्ती है ना, वो इंग्लैंड में रहने वालों के लिए सस्ती है। यहाँ का जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए आप सस्ता मान? ऐसा है, मतलब बाहर से भी हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का सस्ता डॉक्टर अवेलेबल है जो सस्ते पैसों में काम कर रहा है। और एक डॉक्टर वर्ड्स इज ए वेरी वाइड स्पेक्ट्रम। डॉक्टर वर्ड्स वेरीज फ्रॉम MBBS डॉक्टर टू ए कार्डियोथोरेसिक सर्जन। वी कांट से कि डॉक्टर ऐसा है, डॉक्टर वैसा है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। पांचों तरह के डॉक्टर होते हैं, पांचों तरह के पेशेंट होते हैं। पेशेंट अगर ठीक होता है, आप क्रेडिट कार्ड दिखा रहे हो उसको, और पेशेंट अगर ठीक नहीं होता आप गला पकड़ रहे हो उसका। ओके, ये एक बहुत वाइटल सवाल इन्होंने उठाया। जी, आप बताइए। हाँ, आप भी डॉक्टर हैं। आई फुली एग्री विद हिम। जी, बताइए। पर मुझे लगता है बेसिक समस्या ना डॉक्टर में ना पेशेंट में। अगर आप PSC में जाइए तो मतलब मैं फ्रेंड को देखता हूँ, हु इज IIT ग्रेजुएट, ही इज अर्निंग 70,000 नाउ। वेयर आई एम, इफ आई एम गोइंग टू PSC, मतलब 5 किलोमीटर जाके बस पकड़ूंगा, वहां से फिर पैदल वहां जाने के लिए रास्ता भी नहीं, वहां पहुंचूंगा कूड़ा पड़ा हुआ होगा। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल? आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, ओनली अवर पॉलिटिक्स। आप बताइए। आप भी डॉक्टर हैं। आई वुड लाइक टू से वन थिंग सर। ऐसा है जो सर ने बोला कि मैं नहीं जानता आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले मेडिकल एजुकेशन में क्या सिचुएशन था, लेकिन आई वुड लाइक टू से आज भी जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं वो उतने ही संवेदनशील हैं जितने कि हमारे सीनियर डॉक्टर्स थे। तो आई वुड लाइक टू से वन थिंग, इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल द प्रॉब्लम इज लाइक डॉक्टर पेशेंट रेशियो इज रियली ए बिग प्रॉब्लम। एक डॉक्टर है 50 पेशेंट है तो डॉक्टर क्या कर सकता है? और दूसरा जो प्रॉब्लम है, एक कोई बीमारी है
अब किसी को बुखार है तो बुखार के मेरे पास 10 रीजन हो सकते हैं, जैसा कि सर बोल रहे थे कि अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन और ये सब, अगर मैं उसके लिए सारे इन्वेस्टिगेशन उसके नहीं कराता हूँ पेशेंट के, और किसी एक जो कॉमन बीमारी है उसके लिए मैंने उसको ट्रीटमेंट दे दिया, लेकिन अगर उसको वो जो रेयर प्रॉब्लम है वो अगर होगी तो कल वो मुझे ही सू करने के लिए आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि वो टेस्ट उस तरह से जरूरी होते हैं? जरूरी होते हैं। और दूसरा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, पास आइए। उस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो प्रॉब्लम है वो रादर देन देयर आर टू थिंग, वन इज कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस और अदर इज प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। मींस कि एक डॉक्टर का प्रॉब्लम और एक कॉर्पोरेट प्रॉब्लम। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है वो कॉर्पोरेट प्रॉब्लम इज ए मेजर थिंग रादर देन ए प्रोफेशनल। डॉक्टर को पता भी नहीं है। जी, मेरे ख्याल से डॉक्टर अनूप मिश्रा इसका जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, ये जो कॉर्पोरेट जो सारे के सारे आ गए हैं और जिनका उद्देश्य जाहिर है पैसा कमाना है, उनको सस्टेन करना है अपने आप को, एक अच्छा हॉस्पिटल उनको दिखाना है, लोगों को बताना है कि यहाँ आएंगे तो यहाँ बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता है, क्या वो भी एक दबाव होता है डॉक्टर्स के ऊपर, जिसकी वजह से हमने देखा है कि पेशेंट्स को वहाँ लिटाए रखते हैं, यथास्थिति बनाए रखते हैं और उसके बाद उसे छुट्टी कर देते हैं? क्या ये भी एक दबाव रहता है डॉक्टर? उसमें कुछ हद तक तो सच्चाई है, इसमें तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा जी। लेकिन ये कहना कि कुछ नर्सिंग होम्स, मैं तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की बात भी नहीं करूंगा, मैं तो नर्सिंग होम से शुरू होगा। कुछ नर्सिंग होम की कोई छोटी सी बीमारी के कारण आईसीयू में भेज देंगे क्योंकि वो 5,000 रुपए पर डे लगेगा उनको, वो या कुछ और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, इसका मतलब ये नहीं कि सारे ऐसे हैं। और मैं बाय लार्ज मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने दोनों तरफ का वो देखा है, गवर्नमेंट सेटअप और प्राइवेट सेटअप दोनों देखा है, बाय लार्ज करीब 70 से 80% जो डॉक्टर्स कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करते हैं वो अपने कॉन्शियस से काम करते हैं और ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से काम करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सब प्राइवेट गवर्नमेंट सेटअप से आए होते हैं और उन्होंने वो मूल्य सीखे होते हैं जो कि गवर्नमेंट सेटअप में और हमारे जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने सिखाए होते हैं। मतलब उन पे किसी तरह का दबाव नहीं होता कॉर्पोरेट्स का कि भाई आपको? कुछ लोगों के पास जरूर दबाव होता है। हाँ। लेकिन उन लोगों का शायद स्टेचर बहुत ज्यादा होता है या उन्होंने कुछ ऐसी सैलरी के लिए एग्री करा होता है जिसको कि उनको रीच करना होता है। लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो कि सो कॉल्ड मिडिल क्लास ऑफ डॉक्टर्स में आते हैं, जिनको कि उतनी सैलरी ना मिलती है ना उन पर उतना दबाव होता है, तो वो अपने नैतिकता के मूल्य को फिर भी रख सकते हैं। और मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो अच्छा डॉक्टर होगा, जो ऑनेस्ट डॉक्टर होगा, उसको पब्लिक दूर से पहचानेगी और उसके पास लोग आएंगे केवल वर्ड ऑफ माउथ से, उसको कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं, वर्ड ऑफ माउथ से कि ये डॉक्टर है, बिल्कुल ठीक तरह से इलाज करता है और ये ऑनेस्ट है, इसकी दवाई से अच्छा वो होता है, ये अच्छी तरह से देखता है, ना ज्यादा पैसे लेता है, ये सारी चीजें दूर से पता चलेंगी। और ऐसा हुआ है। और जो लोग जो प्राइवेट सेक्टर में आए हैं और जो मूल्यों पर अपने टिके हुए हैं, उनका सबसे ज्यादा नाम है। जी डॉक्टर वली, जैसे अभी हमने सरकारी अस्पतालों की बात की, मतलब आज भी कई बार स्थिति ये हो जाती है कि लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में ही जाओ, वहाँ बेटर ट्रीटमेंट होगा। ये भी एक लोगों की एक राय है, क्योंकि निजी अस्पताल में जाओगे वहाँ कोई भरोसा नहीं है, पैसे कितने लगेंगे, कितने दिनों तक ठहराया जाएगा और कितने टेस्ट और कितनी महंगी दवाइयाँ खिलाई जाएंगी। ये चीज अभी भी है लोगों में, कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आती है जब सरकारी अस्पतालों को आप चाहे जितना मर्जी कोसें, लेकिन ये बात भी आती है। देखिए, इलाज में मैं ये नहीं मानता कि बढ़िया इलाज या घटिया इलाज ऐसी कोई चीज होती है। मैं यहाँ थोड़ा सा आपसे स्पिरिचुअल बात करना चाहूंगा। इट्स ए मैटर ऑफ चांस कि जब मरीज जाता है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और सरकारी अस्पताल में कोई नेग्लेक्ट हो जाती है तो वो बदनाम हो जाता है। बाय एंड लार्ज अस्पताल है, चाहे वो सरकारी हो या कॉर्पोरेट हो। अच्छा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और सरकारी अस्पताल इसलिए डिफरेंट नजर आने लगे हैं। हम जब दिल्ली में आए थे, यहाँ कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था बड़ा, और हम एक सरकारी अस्पताल में थे और वो भी वही स्टेटस रखता था जो अब सब जगह से लोग घूम के वहां आते थे। इस तरह की कोई चीज नहीं होती अच्छा इलाज और बुरा इलाज। अगर मरीज की डायग्नोसिस सही हो, उसका इलाज सही हो, तो वो अच्छा इलाज है। ये दोनों जगह गलत हो सकता है। तो देयर इज नथिंग लाइक सस्ता इलाज या महंगा इलाज, देयर इज नथिंग लाइक कि अच्छा इलाज या बुरा इलाज। ये सब हमने व्यवहार में टर्म्स बना लिए हैं। और जैसे कि मैं नहीं, अब 1 मिनट और लूंगा, डॉक्टर को भगवान, ये बड़ा आसान सा सवाल है। डॉक्टर को भगवान तो ठीक है, डॉक्टर को अब भगवान, ये एक इसका भी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, लेकिन जो लोग समझते हैं तो वो उस तरह से उन्हें बिहेव भी करना पड़ेगा आखिर तक। ये नहीं कि भाई डॉक्टर से अगर कोई गलती हो जाए तो उसको फिर वो माफ ना करें और जूता लाश हो जाए। तो भगवान को आप मारते नहीं है, है? अगर आंधी आ जाती है, टोर्नेडो आ जाता है, तूफान आ जाता है, जलजला आ जाता है, तो आप मंदिर में पथराव करते हैं जाके, या मस्जिद में जाके पथराव करते हैं, आग लगा देते हैं? नहीं।
तो भगवान भगवान ही रहेगा। गलती कहाँ हुई, जो बात पीछे भी आई वो देखनी पड़ेगी। जी शायद डॉक्टर वली उस तरफ ध्यान दिला रहे हैं कि जिस तरह से तीमारदार और मरीजों की हाथापाई होती है, आए दिन डॉक्टरों की पिटाई होती है, ये कोई शुभ संकेत या अच्छा संकेत नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे साथ में कभी भी किसी को मारने की कोई दवाई नहीं है, लेकिन अगर दवा से कोई मर जाए तो उसकी किस्मत भी है। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं जिसको किसने आपने क्या आपको लगता है जिस तरह से हमने देखा किससे बढ़ रहे, मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए, डॉक्टरों की जिस तरह से पिटाई होती है, उनके साथ हाथापाई होती है, उनके साथ एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं मरीज और उसके रिश्तेदार, लैंग्वेज कोई कहीं हम भी अपना कुछ धैर्य खो रहे हैं, आपको लगता है मरीज भी धैर्य खो रहे हैं? आपको लगता है मरीज लोग जो कभी कभी डॉक्टर लोग भूल हो सकता है, लेकिन मरीज लोग जो बिहेव करते हैं वो भी ठीक नहीं है जी। हमारा प्रश्न अलग है। हमारा इंडिया में का जो डेमोग्राफी है वो डेमोग्राफी हर एक तरीका का आदमी लोग है, इनकम ग्रुप वाइज, किस इनकम ग्रुप को लिए किस तरीके से हेल्थ सिस्टम होगा, जब तक एक पॉलिसी नहीं बनेगा तब तक ऐसा रहेंगे। ओके जी, और किसने हाथ उठाया था यहाँ पे? जी मुझे आप बताइए, क्या हम धैर्य खो रहे हैं? मरीज और उसके तीमारदार भी कुछ ज्यादा चाहते हैं डॉक्टर से, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, डॉक्टर से ज्यादा चाह रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन एक पेशेंट जो अपने पूरा दिन डॉक्टर के पास लगाता है सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद में, और वहां जाने के बाद में डॉक्टर से 10 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम, 10 मिनट नहीं 2 मिनट का टाइम भी उसको पूरा दे नहीं पाता, और एक टेस्ट लिखता है और उससे कहता है कि आप 6 महीने बाद मेरे से मिलिए, और इसी बीच में पेशेंट जा जाके एक टाइम ऐसा आता है कि वो परेशान हो जाते हैं। और ऐसी जगह पे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे 3 डॉक्टर बैठे हुए हैं और 330 पेशेंट हमारे सामने हैं, जो डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जहाँ डॉक्टर बनते हैं, उस जगह पे ये सिचुएशन ऐसी क्यों है? इसमें कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट की कमी है, सरकार की कमी है। जी हाँ बताइए। धैर्य खोने की बात यह है कि एक तो हम परेशानी हालात में जाते हैं, ये कहाँ से आगे कि हम अपना धैर्य नहीं खोते, बल्कि काम ना करने की वजह से डॉक्टरों में मैंने मिसबिहेव मरीजों के साथ मैंने देखा है ऐसा करते हुए, क्योंकि जो भी आदमी जाता है अस्पताल में वो अपनी परेशानी लेके जाता है, वो अपनी परेशानियों में उलझा है, डॉक्टर से कैसे मिसबिहेव कर देगा, वो तो उससे उम्मीद कर रहा है, लेकिन जब उसको यहाँ से वहां दौड़ाया जाएगा, आप इस कमरे में जाओ, आज एक्सरे वाले कमरे में जाओ, आप उसके पास जाओ, कभी वहां चक्कर लगा के तो देखें ग्राउंड लेवल कितना खराब है। यहाँ तो जो लोग एसी में बैठे हैं वो तो एसी की बात, जो इफेक्टेड लोगों से पूछें कि क्या हालात है वहां के। ओके जी हाँ, आप भी डॉक्टर हैं जी, बताइए। नहीं, वहाँ आपको ये भी सोचना होगा कि वो जो डॉक्टर जिससे आप बात कर रहे हैं वो पिछले 24 घंटे से काम कर रहा है। कभी कभी ये भी सिचुएशन होता है कि वो पिछले 24 घंटे से नहीं सोया है, इसलिए वो खुद इरिटेटेड होता है। कभी कभी आपको ये भी सोचना पड़ सकता है। हर प्रोफेशन में ऐसा है कि जो लोग बिजी हैं वो अपने काम को करते हैं और उनकी एबिलिटी वैसी हो जाती, काबिलियत वैसी हो जाती है। आप डॉक्टर बने हैं, आपकी काबिलियत ऐसी है, हम फील्ड में काम करते हैं, हमारी काबिलियत है, हम 1000 लोगों से मिलते हैं, हमें किस तरह से डील करना है, ये हमारी अपना अंदर से वो जो है तो हमारी अपनी काबिलियत है। आप इसको इल्जाम नहीं दे मतलब कि हम 24 घंटा से जाते हैं। मेरे ख्याल से उनका कहने का मैं समझ गई, एक मिनट सुनिए, इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे प्लेयर एक मैदान में खेलने के लिए उतरता है तो वो फिट होना चाहिए इस चीज के लिए कि वो धूप में भी खेलेगा और कई घंटों खेलेगा, उसी तरह से डॉक्टर को भी होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। डॉक्टर होते हैं जी, छोटे मोटे बातों को कभी नहीं करते, लेकिन किसी के साथ हाथापाई कर देना और ये करना ये तो कभी उचित नहीं होता है। ये जस्टिफाइड नहीं है जी। ओके एक मिनट, हाँ और कौन हाथ खड़ा कर रहा था? देखिए ये जो मेंशन की जाती हैं ऐसी चीजें, ये 1 in 1 million होती हैं एपिसोड्स। कितनी बसें चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, जहाज चल रहे हैं, कभी कोई न्यूज आती, जब कोई जहाज क्रैश होता है तब न्यूज आती, ट्रेन पटरी से उतरती है जब न्यूज आती। आज सुबह से शाम तक मेरे अस्पताल में 1 लाख मरीजों का इलाज हुआ, डॉक्टर साहब के अस्पताल में 5000 मरीजों का इलाज हुआ और सब अच्छे हो गए, कोई खबर आई। अगर उसमें एक मौत हो जाती तो खबर आती। तो एक्सेप्शंस को हम लोग मेरे ख्याल श्रीराम खन्ना जी से हम यहाँ रिएक्शन ले, क्या वाकई जो रेट आप बता रहे हैं उतना ही रेट है? साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। यदि आज खुलेआम डॉक्टर के प्रति एक डकैत का शब्द यूज कर रहा है तो उसका कारण ये नहीं है कि सब लोग एक जैसे हैं। बिल्कुल। ब्लैक शीप जो मेडिकल प्रोफेशन में है उनको आइडेंटिफाई करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करके या जो भी करेक्टिव एक्शन लेकर करने वाले जो औजार हैं वो काम नहीं कर रहे। मेरी राय में वो डॉक्टर कहलाने के काबिल ही नहीं है। देखिए जो इस तरह की हरकत कर रहा है, जैसे कि मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूँ कि जो बल्क ऑफ द प्रोफेशन है वो आज भी एथिकल है, वो आज भी बड़े तरीके से काम कर रहा है और वो आज भी पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर जो मोहल्लों में अपने प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं वहां से लेकर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, परंतु अगर 5, 10, 15, 20% भी लोग मैल प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स करने का कोई तरीका नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूं
कि आज वो स्थिति आ गई है कि मेडिकल सेक्टर ही बीमार हो गया है। उस बीमारी को जब तक आप दूर नहीं करेंगे तो जो हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट और जो एक ध्येय लेके इस प्रोफेशन में आएंगे उनको भी बुरा लगेगा। जी बताइए। Instead of fixing responsibilities in the first instance, government should immediately, forthwith, they should open 4 or 5 government hospitals for the large chunk of patients belong to lower income group. That is the burning question. ओके मीरा जी, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की और निजी अस्पतालों की, क्या भारत में निजीकरण जो हो रहा है अस्पतालों में, हम देख रहे हैं मैक्सिमम नंबर में वो मौजूद हैं और लोगों के साथ में, लेकिन सवाल ये कि क्या वही एक आंसर है? क्या हमें इसको प्राइवेटाइज ही कर देना चाहिए पूरी तरह से, या आपको लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, उनको कहीं मजबूत करने की जरूरत है? उससे अगर कुछ काम होगा तभी शायद हमारा ये जो मेडिकल सेक्टर है वो उसमें इस तरह के सवाल नहीं उठेंगे जो हम आज उठा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जब तक ये जो स्वास्थ्य सेवाएं स्ट्रांग नहीं होंगी, आपका कोई भी नेशनल प्रोग्राम नहीं चलेगा। चाहे टीबी का है, मलेरिया का, कि वो गोली देना ही नहीं होता, मच्छर को मारना, आपको पूरे वेंटिलेशन कैसे, लोगों का ओवरक्राउडिंग, टीबी में इधर उधर थूक, बहुत चीजें हैं। तो इसका जो पूरा पब्लिक हेल्थ अप्रोच जो इसका मामला है, जो लोग क्यूरेटिव केयर करेंगे, प्राइवेट अस्पताल, वो केवल दवाई दारू का उनका रिश्ता है लोगों के साथ। उनको और चीजों में क्या होता है, आगे पीछे खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पानी स्विच का है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। और जब तक इन चीजों का फोकस नहीं होगा तब तक ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे। और जैसे अभी बोल रहे थे कि इतने लोग क्यों जा रहे हैं एम्स में, उनको तो पहले ही कहीं ना कहीं पे छोटी मोटी बीमारी वाले को वहां तक नहीं पहुंचना है, क्योंकि फिर वो सीरियस वाले निग्लेक्ट। एक ये जो था दवाइयों का, क्योंकि क्यों है कि जब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, क्यों प्रिस्क्रिप्शन बदल जाते हैं, क्यों इतनी दवाइयां दी जाती हैं? और अगर जहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट होता है, मेडिकल ऑडिट होता है, सोशल ऑडिट होता है, उसके डर से किसी से प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिसेस संभले हुए होते हैं। और जहाँ पे ऐसे पढ़ाया जाता है कि इतनी दवाइयों के, एसेंशियल दवाइयों के आगे आप अलाउड नहीं हो प्रिस्क्राइब करना, तो वहाँ पर ये बेफिजूल का जो खर्चा लोगों के उसके मरीजों के ऊपर आता है। और एक और चीज है, जैसे कि अगर महिला के पेट में जैसे बच्चा हो, कितनी दवाइयां उनको नहीं देनी चाहिए, मगर कोई पूछता भी नहीं है माहवारी के बारे में। तो इसमें है क्यों नहीं, या तो उनको एहसास नहीं पढ़ाया गया है, या दूसरी चीज ये है कि परवाह नहीं है। जी, कहने का मतलब ये कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो किस तरह से प्रभावित कर रही है डॉक्टर्स को कि वो इस तरह की दवाइयां लिखते हैं और महंगी दवाइयां लिखते हैं जिनकी शायद जरूरत भी नहीं है। विपुल, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, और खासतौर से क्या निजीकरण कोई जवाब हो सकता है इसका, या हमें अपने जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसी को कहीं मजबूती देनी पड़ेगी तभी समस्या का समाधान होगा? मेरे ख्याल दोनों चीजें जरूरी है। हिंदुस्तान में जिस तरह से हमारे यहाँ 1 लाख लोगों में मेरे ख्याल 58-59 डॉक्टर हैं, जबकि विकसित देशों में ये करीब 550 हैं, 600 हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें बहुत ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत है, ज्यादा अस्पतालों की जरूरत है, निजी की भी ज्यादा जरूरत है और सार्वजनिक की भी ज्यादा जरूरत है। लेकिन एक बात मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ लगातार, जो जैसे डॉक्टर मिश्रा ने भी कहा, सभी लोग कह रहे हैं कि भाई एक तरफ अच्छा भला आदमी वाली वो है और दूसरी तरफ उसको विलेन बनाने वाली बात है। हम तो वो कह ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि देखिए हम दूसरों के अनुभवों से सीखें, हम एक विकासशील देश हैं, हम देखें दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि दूसरे देशों में जहां कहीं डॉक्टरों के ऊपर बहुत ज्यादा डंडा चलाया जाता है, वहां पे डिफेंसिव डायग्नोसिस करते हैं डॉक्टर्स, वो ज्यादा प्रोएक्टिव होके आगे अच्छा इलाज कर ही नहीं पाते क्योंकि वो डरे हुए रहते हैं। तो हमें उससे भी बचना है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम डॉक्टरों को भी शामिल करें, उपभोक्ताओं को भी शामिल करें, सिविल सोसाइटी को शामिल करें, सब लोग मिलजुल के कोई ऐसा इसका इलाज निकालें और उसके बाद कहें कि ये अच्छा ये बुरा। अगर आप इस लाइन से आगे जाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम रेगुलेशंस बना सकते हैं और हम आचार संहिताएं बना सकते हैं और हम चार्टर अधिकारों का बना सकते हैं। जी, लेकिन श्रीराम खन्ना जी, क्या वाकई हम भारत में ऐसा कर सकते हैं? ये कहना कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो खर्चा होता है वो ज्यादा होता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम होता है, ये ठीक नहीं होगा। हालांकि चार्ज जो है पेशेंट को देना पड़ता है वो ज्यादा होता है, परंतु पब्लिक हॉस्पिटल में जो सरकारी खर्चा हो रहा है वो उससे कम नहीं हो रहा है। अगर आप कंपेयर करें जो पैसा खर्च होता है तो कंपैरेटिवली दोनों जगह बराबर खर्चा हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि वहाँ लोड ज्यादा रहता है, पेशेंट डॉक्टर रेशियो का एक प्रॉब्लम रहता है। मेरा ये सोचना है कि हमें पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स को एक्सपैंड करके उसको नरिश करना चाहिए और वो कंपटीशन में आए,
उतना बढ़िया इलाज करें जो प्राइवेट हॉस्पिटल सबसे बढ़िया कर सकता है। और दोनों में एक द्वंद्व की सिचुएशन होनी चाहिए और डॉक्टर्स एक जगह से दूसरी जगह जाएं, एक जगह से दूसरी जगह आए। केवल ये हमें देखना पड़ेगा कि गरीब आदमी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कर सके, उसके पास पैसे नहीं है। अगर आज अपोलो हॉस्पिटल के खिलाफ 5 लाख रुपए का वो हुआ है तो वो एक सिचुएशन में जाके एक आदमी से जबरन उन्होंने पैसा वसूला और उसको जुर्माना पड़ा। परंतु अगर वहां इलाज कराने जाएंगे तो लाखों में बिल आएगा। गरीब आदमी लाखों में बिल नहीं दे सकता है, केवल एक स्थिति में दे सकता है जब हिंदुस्तान भर में मेडिकल इंश्योरेंस इतना व्याप्त हो जाए कि कहीं ना कहीं से उसकी इलाज का खर्चा वो दिया जाएगा, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया जाए चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिया जाए। तो मैं इस चीज को समझता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ये दायित्व है कि वो मेडिकल इंश्योरेंस की रीच को बढ़ाए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी से मिलके, और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स को सरकारी चंगुल से मुक्त करके उनको ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस बनाए जो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, रेगुलेटरी अथॉरिटी बाकी इंडस्ट्रीज में है, इंश्योरेंस में है, बैंकिंग में है, टेलीकॉम में है, अभी ड्रग्स की भी नई अथॉरिटी बनने वाली है जिसका बिल अभी पेश हुआ है। तो क्या एक मेडिकल सर्विसेज के रेगुलेटरी अथॉरिटी हम नहीं कर सकते? जी, श्रीराम खन्ना जी कह रहे हैं क्या हम मेडिकल प्रोफेशन के लिए और पूरी इंडस्ट्री के लिए क्या कोई रेगुलेटरी नहीं बना सकते, ऐसा सिस्टम जो कि कहीं ना कहीं रेगुलेट करे इन पूरी सेवाओं पर। इन पर हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे, ब्रेक लेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले एसएमएस का सवाल एक बार फिर से हम आपके लिए दोहरा दें कि क्या आज डॉक्टरी के पेशे में नैतिकता का पतन हो रहा है। अगर आपका जवाब हाँ में है तो लिखिए CMPA और अगर ना में है तो लिखिए CMPB और कर दीजिए SMS 5676733 पर और बने रहिए हमारे साथ। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि भारत में मेडिकल सिस्टम का विस्तार हो, वो फले फूले, ताकि हर मरीज जो भी अपनी तकलीफों के साथ आता है वहां पर उसका निदान हो सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आजकल तो बहुत हड़तालें भी देखने को मिल रही हैं जिसके हम सब भुक्तभोगी हैं। हमारे साथ में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन पहले मेरा सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि जो डॉक्टर लोग हड़ताल करते हैं क्या वो जायज है आपकी नजर में? क्या ये होना चाहिए? मेरा ख्याल है जब आदमी की पेशेंस खत्म हो जाती है तो वो ऐसी चीजों को अख्तियार करता है, अदरवाइज कोई भी नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा काम नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स की ही प्रोफेशन ऐसी नहीं है जिसमें इस तरह की बातें, वो हर प्रोफेशन में है आज के ज़माने में, क्योंकि हर आदमी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। तो डॉक्टरों को ही एक उसके ऊपर एक पिन पॉइंट करना ये बहुत ही गलत बात है। दूसरी मेन बात यह कि हमने जितनी भी यहाँ पे अभी चर्चा करी उन लोगों के बारे में की जो कि डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत रखते हैं। बहुत सी इलाके ऐसे हैं जहां लोगों के समझ में ही नहीं आता कि वो बीमार हो गया तो मैं जाऊं कहां। व्हाट डॉक्टर, वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट द मेट्रोपॉलिटन और द डेवलप्ड टाउन्स एंड कंट्री साइड, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिमोट प्लेसेस। जी बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं। और किसने एक मैं आपको बात बताऊं, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम गांव के परिप्रेक्ष्य में बात करें, एक चीज मैं जो महसूस करता हूँ ये कि हर पल जब डॉक्टर मरीज के साथ होता है तो उसका भी अंतःकरण उसका ऑन होता है, उसका स्विच। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ ऑडिट। एम आई राइटिंग ए करेक्ट प्रेस्क्रिप्शन? एम आई टॉकिंग टू पेशेंट करेक्टली? जैसे डॉक्टर ने अच्छे डॉक्टर, ये अच्छे डॉक्टर की बात है। अच्छा डॉक्टर वो है जो मरीज की जेब देख के उसको दवाई लिखे। जी, लेकिन वो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का उसके ऊपर दबाव रहता है, ओवर पावर कर सकते हैं। आई कैन प्रिस्क्राइब टू 10 रिच मैन द कॉस्टली ड्रग, बट फॉर ए पुअर मैन जो उसको डिस्प्रिन की गोली फायदा करेगी और एक सस्ता एंटीबायोटिक फायदा करेगा, वो महंगा एंटीबायोटिक को ले ही नहीं पाएगा तो फायदा ही नहीं करेगा। ये पॉइंट है यहाँ। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि ऐसी कमेटी हो जिसके पास मरीज अपनी शिकायत लेके जाते हैं। देखिए शिकायत बक्स लगे रहते हैं, कमेटियां हैं, हर अस्पताल में है सर, हर हॉस्पिटल में। लेकिन डॉक्टर साहब वो पहुंचती हैं कहीं जाकर, वो चिट्ठियां, वो सवाल, वो शिकायतें। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक मिनट जी। जितने भी केसेस कंज्यूमर कोर्ट्स में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के खिलाफ सक्सेसफुल हुए हैं उसमें वो क्यों गए? पहले गया इसलिए क्योंकि कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, इसलिए क्योंकि ये प्रोफेशन सोचता है कि सेल्फ रेगुलेशन से सब कुछ हो जाता है। जब कचहरी में केस जाता है तो कोई एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ा नहीं होता। ये 99% ने पाया। और मैंने एनालिसिस किया है, जितने भी केसेस कंज्यूमर कोर्ट में जीते हैं डॉक्टर्स के खिलाफ,
वो ऐसे लोगों ने जीते हैं जिनके दोस्तों या परिवारों में डॉक्टर थे, जिन्होंने उसको गाइड किया, सलाह दिया, एविडेंस दिया ताकि वो केस जीत सके। परंतु यदि आपका कोई मेडिकल आदमी आपके साथ नहीं है लड़ने के लिए, तो आप कचहरी में भी नहीं जीत सकते, क्योंकि कोई डॉक्टर दूसरे के खिलाफ गवाही देने को मतलब कहने का ये कि अंतरात्मा पर नहीं जाना, जैसे मर्डर के केस में गवाह नहीं है, बिल्कुल तो आप भी जीत सकते हैं। बिल्कुल शायद वो ये कह रहे हैं कि अंतरात्मा वाली बात अब चलने वाली नहीं है, हमें कुछ और रेगुलेशन नहीं, शुरू तो होगा लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। जब इफेक्टिव होगा, जब मैं कानून से डरूंगा, नहीं वो ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन इंडिविजुअल चीज है। सर अथॉरिटी बनाने की आवश्यकता है, बिल्कुल डॉक्टर वली, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सारे मेडिकल कॉलेजेस का मॉनिटरिंग वही कर रही है। एक संस्था है, कितने केसेस आए पूरे साल में आप जानना चाहते हैं? 500 केसेस पूरे हिंदुस्तान के हजारों अस्पतालों से सिर्फ 500 केसेस उनके पास आए, सब जगह डिब्बे लगे हुए। इसलिए जैसा कि उन्होंने कहा पहले कि आपको एक अच्छी बड़ी व्यापक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की आवश्यकता है। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, उससे पहले जिसमें आप कैसे अंतरात्मा वाले डॉक्टरों की जरूरत है, जिसमें हमारा उस चीज के लिए हम रेगुलेटरी अथॉरिटी कैसे बनाएं जिसका खुद का बीमारी का ही रेगुलेशन नहीं है। कभी कहीं हैजा फैल रहा है, कहीं लीवर की बीमारी हो रही है, कहीं हो रहा है। अच्छा, गरीब आदमी को पहले दिल की बीमारी नहीं होती थी, अब वो गाड़ी पे चल रहा है तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो रही है, अब कैसे रेगुलेट होगी? तो पहले हमें समाज को भी रेगुलेट करना पड़ेगा, फिर डॉक्टर्स को। ऑफ कोर्स आई एग्री विद बोथ ऑफ यू। देखिए मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जिन आप देखिए आज यह देखा जा रहा है कि वकील हड़ताल कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में एकेडमिक्स हड़ताल कर रहे हैं, और ये तीनों एग्जाम्पल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड एकेडमिक्स, ये सेल्फ रेगुलेशन तीनों जगह है और तीनों जगह फेल हो चुका है। इट हैज फेल्ड इन इंडिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है वकील हड़ताल नहीं कर सकता, और सब कोर्ट उठा के और नारे लगा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी उन्होंने नकार दिया। मैंने शुरू में यही कहा था, जो समाज में डिक्लाइन आ रहा है, वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। तो वही आगे बात जी, समाज की बात करते हैं, समाज के लोग हमारे साथ में, हम सब। जी बताइए मैडम। जब मेरा हस्बैंड का डेथ हो गया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, उस टाइम हॉस्पिटल में इंजेक्शन के लिए इंजेक्शन नहीं है, कहीं से भी ले आओ, डॉक्टर का वो है। ब्लड बैंक के ब्लड नहीं है, उसके लिए हम लोगों को दौड़ भाग करना पड़ा। जो भी हो, हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इलिटरेट हैं उन लोग कहाँ से क्या करेंगे? आप जो मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर रहे हो, कितना लोग जानते हैं मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में? जी बताइए। ये जो बोल रहे हैं कि 2 घंटे 3 घंटे उनको लाइन में लगना पड़ा, वो सब होता है, दैट इज ट्रू, बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ ए डॉक्टर, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर वही 10 विंडो वहां लगा देंगे, एक डॉक्टर की बजाय वहां 10 डॉक्टर या 15 डॉक्टर बैठेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे डॉक्टर का कहीं भी कोई रोल नहीं है कि डॉक्टर अपने पार्ट पे नेग्लिजेंट था। हॉस्पिटल में इंजेक्शन नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है कि उसने फंड्स नहीं है, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, ना कि एक डॉक्टर का प्रॉब्लम। डॉक्टर का नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का। जी, अगर एक डॉक्टर मतलब कोई डेट दे देते हैं ऑपरेशन के लिए, उसके बाद अगर वो उस दिन वो डॉक्टर ही नहीं आते हैं, 3 महीने की डेट देते हैं, और तो उसके बाद पेशेंट को आगे वो डेट देते हैं, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जी मतलब अब हमारे यहाँ मतलब ऑपरेशन आज ओटी नहीं है, आज ये नहीं है, ऐसे करके 4-5 महीने वो परेशान रहता है, ना उसका इलाज हो पाता है, तो वो कहाँ जाए फिर वो आदमी? ओके, बहुत वैलिड सवाल उठाया। और आप में से कौन बोलना चाहेगा? अच्छा, आप बोलना चाहेंगे जी, बताएं। एक डॉक्टर गलत इलाज करता है तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? खुद मैं बहुत भोगी हूँ। 94 में मेरा ऑपरेशन होता है नेक ट्यूमर का, और डॉक्टर ने नेक ट्यूमर के साथ में पूरा मेरा हार्ट पूरा चीर के रख दिया, और 94 से मेरा अब तक इलाज चल रहा है, और अभी भी डॉक्टर्स को मेरी बीमारी समझ में नहीं आ रही है। कभी वो ANT पे भेज देते हैं, कभी वो कार्डियोलॉजी में भेज देते हैं, कभी वो उसमें भेज देते हैं न्यूरोलॉजी में, उनको समझ में नहीं आ रही, और ऑल इंडिया जैसे बड़े हॉस्पिटल में। जी, ये मेरे ख्याल से एक मरीज की कहानी नहीं है, कई मरीजों की कहानी है। लेकिन हमें यहाँ फाइनल कमेंट्स लेने पड़ेंगे। श्रीराम खन्ना जी, जैसे आप कह रहे थे कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी चाहिए, मरीजों की समस्याएं तो अनंत कथा की तरह हैं, लेकिन फिर भी इस देश में अगर हम उपभोक्ताओं की बात करें, उसकी जागरूकता की बात करें और उसके हितों को संभालने की बात करें, तो आगे की दिशा आपको कैसी नजर आती है? मेरे को केवल इतना कहना है कि हेल्थ मिनिस्ट्री के जो लोग हैं वो ऐसी माइक्रो मैनेजमेंट की चीजों में फंसे हुए हैं, इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उनके डे टू डे अफेयर्स में इंटरवॉल्व कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऑल हॉस्पिटल्स शुड बी मैनेज प्रोफेशनली बाय डेलीगेटेड बोर्ड्स, और उनके जो डायरेक्टर्स हैं और जो भी उनके ऑफिस बेरर्स हैं उनको बजट्स के साथ अकाउंटेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। और जो हेल्थ मिनिस्ट्री को जो रेगुलेशन करना है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू। बड़े दुख की बात है कि अभी उन्होंने पार्लियामेंट में बिल प्रपोज किया है, ड्रग्स के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बन रही है। नेशनल प्राइस फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करती है, वो प्राइसेस के लिए,
और मेडिकल सेक्टर एज ए होल के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी उन्होंने प्रपोज नहीं करी है, क्योंकि ये थिंकिंग पीस मील है, कोई एक गवर्नमेंट के एक पार्ट से आती है, दूसरे पार्ट से आती है। और केवल मुझे ये कहना है, जितने भी हॉस्पिटल हिंदुस्तान में है, प्राइवेट या पब्लिक, दे आर बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय डॉक्टर्स। तो ये कोई कह नहीं सकता है कि भाई ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है तो वो भी डॉक्टर कर रहे हैं। तो एज ए होल द इंडस्ट्री हैज नॉट बीन एबल टू क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर इटसेल्फ। मेडिकल इंश्योरेंस की बात की मैडम ने, मैं आपको बता दूं, अभी जो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना है इसमें सरकार और स्टेट गवर्नमेंट पैसा देंगी, मेडिकल इंश्योरेंस हर गरीब फैमिली के लिए फ्री मिलेगा। जो बात आप कर रहे हैं तो वो गरीब इंसान को कैसे पता चलेगा? देखिए, मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने हजारों करोड़ रुपया ग्रामीण स्वास्थ्य योजना में लगाया है, और जिस तरह राशन कार्ड लोगों के, गरीब लोगों के हाथ में है सस्ते गेहूं के लिए, कल उनके हाथ में ये कार्ड भी होगा, स्वास्थ्य कार्ड होगा, जिससे कि जाएंगे, गरीब आदमी दिखाएगा और वो बोलेंगे तुम्हारा नंबर है, वो अपना हम पैसा अपने आप ले लेंगे, आप आइए इलाज करवाइए। लेकिन श्रीराम खन्ना जी, ये बात बताइए कि उपभोक्ता जो है वो कितने सजग हैं? एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि स्मार्ट कार्ड तो इन्होंने बनाया 30,000 फ्री इलाज का, लेकिन वो कंडीशन रखी कि जब आप भर्ती होने की स्थिति हो में तब जो है जाके नर्सिंग होम में इलाज करा सकते हैं। उससे पहले क्या करेगा? उस कार्ड का फायदा किनको मिलेगा? जब मर जाएंगे जब मिलेगा। जी श्रीराम खन्ना जी, देखिए, मैं ये तो अभी अखबार में पढ़ा है भैया, अभी तो यह आया भी नहीं है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। ये ग्रामीण स्वास्थ्य योजना ये इस बजट में अनाउंस हुई है, इसके लिए अभी पहला कार्ड भी अभी इशू नहीं हुआ है कि एक प्लीज आप समझ लीजिए कि जब तक सारे मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स, नर्सिंग होम्स, प्राइवेट डॉक्टर्स उसको ऑनर करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक गरीब आदमी को यही होगा जो आप मुझे बता रहे हो। परंतु मैं ये कह रहा हूं कि कई देश हैं दुनिया के जहां ये होता है, आप कार्ड दिखाइए, आपका इलाज हो जाएगा, पैसा आपको नहीं देना है। जी विपुल, क्या कहते हैं आप, भविष्य की जो दिशा है वो कैसी नजर आती है और क्या इसका तोड़ है, क्या इसका सोल्यूशन है? मेरे हिसाब से तो हर एक स्तर पे, जो मैं परतों की बात कर रहा हूँ, हर एक स्तर पे इसका इलाज होना चाहिए। गांव में हमें और अस्पतालों की जरूरत है, उसको हमें पहले एड्रेस करना पड़ेगा। दूसरा, हमें जो है ये मानना पड़ेगा कि भाई ये सिस्टम बीमार है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप जब कोई बुखार होता है तो आप उसके तमाम टेस्ट कराते हैं पता करने के लिए कि भाई इसको क्या दवाई लगेगी। तो ये मान लीजिए कि हमारा जन स्वास्थ्य संकाय जो है वो बीमार पड़ा हुआ है। आप लोग कृपया सारे डॉक्टर, सिविल सोसाइटी, उपभोक्ता संगठनों के सदस्य लोग मिल के बैठिए और इसकी डायग्नोसिस करिए और मिल बैठकर एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो हम किसी अच्छे आदमी के अंतरात्मा पे ही ना छोड़ सकें, बल्कि ऐसा सिस्टम बने जिसमें कि रेगुलेटरी अथॉरिटी हो और जिसमें कि जन स्वास्थ्य सेवाओं का एक बाकायदा हिसाब किताब रखा जा सके। तो मेरे ख्याल डायग्नोसिस करने का समय आ गया है और अगर हम इसे नहीं करेंगे तो मरीज की मौत हो जाएगी। जी डॉक्टर वली, डायग्नोसिस का समय आ चुका है, बिल्कुल मानते हैं। इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मैंने बल्कि जब प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ तो ये कहा था कि आप इसका समाधान भी लेकर बैठे और समाधान आया है। जब तक हम मिलके नहीं बैठेंगे ना तब तक कोई हल नहीं निकले। आज क्या है ना, रस्साकशी है, मैं मरीज हूँ, तू डॉक्टर है, तू मेरा क्या कर लेगा और मैं तुझे क्या दे दूंगा। ये सिचुएशन नहीं है हल की सिचुएशन है। और डॉक्टर और मरीज में उपभोक्ता का और प्रोवाइडर का नहीं है रिलेशनशिप, ये बहुत ऊंचा उससे रिश्ता है। ये बड़ा एक स्पिरिचुअल रिश्ता है, हम लोग उसको खराब कर रहे हैं कंज्यूमर बन के। ये तो एक बहुत ही पाक साफ ऊंचा रिश्ता था और वो आज भी एग्जिस्ट करेगी। ये बात कि ये हमारी तपस्या है जो हम डॉक्टरी करते हैं। एंड व्हेन आई सिट इन माई रूम आई सिट इन माई टेम्पल। एंड मरीज को भी उतने ही सत्कार से वहां आना है। दूसरा जो है वो गरीब मरीजों के लिए आज भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सुप्रीम कोर्ट का कानून है। मैंने परसों ही एक बहुत सीरियस मरीज को फ्री इलाज करवाया है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ग्रेटर कैलाश में, और वो गया, वो वहां भेजा गया। थोड़ी देर तक डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आया कि मरीज किस तरह से आया और क्यों आया है, और वो गरीब मरीज आज बच गया है, जिंदा है, आज वापस वो मेरे अस्पताल में है। एंड ही हैज सर्वाइव्ड a very dangerous disease called congestive cardiac failure. His pulse rate was 40. He required pacemaker, and the private hospital agreed to give him pacemaker on my request because I pleaded his case. So आज कोई प्लीड करने वाला नहीं है गरीब की, इसलिए प्रॉब्लम है। अगर गरीब अपना केस प्लीड करना सीख लेगा, वो सही दरवाजे तक पहुंच जाएगा, तो इसको प्यासा कुएं तक पहुंचना कहेंगे और उसकी प्यास बुझ जाएगी। आज हम गलत दरवाजा खटखटाते हैं, इसलिए हमें नुकसान होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर मीरा। मैं तो कहूंगी कि जितने लोग अस्पताल जा रहे हैं उतने लोगों को अस्पताल जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा को केवल हॉस्पिटल के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए कि आज फूड प्राइसेस, फूड शॉर्टेज, ये पानी, ये सबका जो है ये देखना मेरे ख्याल से नंबर 1 होगा। दूसरा है कि जो घर के बिल्कुल पास सेवाएं हों,
क्योंकि छोटी बीमारियों के लिए जितने निकट हो, जितने सस्ते में हो, वो होना लाजमी। उसके लिए आपको डिफरेंट लेवल के फंक्शनरीज की ट्रेनिंग की जरूरत है। इस समय हमारी बहुत शॉर्टेज है नर्सेज की, औरों की। अस्पताल में जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो निकल के आया तो बहुत वो इम्पोर्टेंट वो है, क्योंकि डॉक्टर्स को ठीक से फंक्शन करने के लिए, एथिकली फंक्शन करने के लिए एक ढांचा उसकी बहुत जरूरत है। माइकल मोर ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम है सीको। वो उनके बारे में है जिनको इंश्योरेंस नहीं मिला, उनके बारे में नहीं है। जिनका मेडिकल इंश्योरेंस है और उनकी क्या खस्ता हालत होती है अमेरिका में, हाँ, उसकी फिल्में मैं तो रेकमेंड करेंगे, सबको देखना चाहिए। क्योंकि ये सोचना कि प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस इज गोइंग टू बी द आंसर, इट विल नॉट। और ये गरीबों का, जैसा आपने बोला, उनका कोई बोलने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से दे हैव टू बी फोरम्स टू टेक इट अप। और रेगुलेशन का बहुत और भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उन रेगुलेटरी बॉडीज की अकाउंटेबिलिटी क्या है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का है, जिसकी सेफ्टी ट्रायल्स के लिए बोल रहे हैं कि उसको सेफ्टी ट्रायल्स को मेक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करना इज वायलेशन ऑफ ट्रिप। तो रेगुलेटरी बॉडीज का उनका किस तरह का फंक्शनिंग हो रहा है, जैसे अभी एमसीआई का भी बोला, मेरे ख्याल से वो भी बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं। और अब ये इसकी जो थोड़ी समझ बने, जहां पे भी अलर्ट लोग हैं वो लोग विल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। जी डॉक्टर अनूप मिश्रा, फाइनल वर्ड। देखिए ऐसा है कि जैसा बताया गया कि कई स्तर पर प्रॉब्लम्स हैं और उसको सारा एक साथ टैकल करना मुश्किल है, और इसलिए सब लोग को मिलकर बैठना पड़ेगा। लेकिन इसमें दो चीज़ मैं बताऊं कि सब लोगों की, गवर्नमेंट की या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की, सबकी अपनी अलग अलग कोशिश साथ साथ चलनी चाहिए। अब मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ, हम लोग फोर्टिस में हैं, हम लोग अपनी पे का कुछ प्रतिशत हिस्सा एक पुअर फंड के लिए देते हैं, सब सारे जितने कंसल्टेंट हैं, और उससे 1 लाख 1.5 लाख रुपया हर महीने जो इकट्ठा होता है, उससे गरीब लोगों को हम अपने से, ये गवर्नमेंट के कोई रेगुलेशन नहीं है, अपने स्वेच्छा से ये देते हैं, जिससे कि गरीब लोग कुछ हम एडमिट कर सकें, उनको फ्री इलाज कर सकें। और ऐसे 5-6 लोगों को पेसमेकर या बाकी सब चीजें हम लोग देते हैं। तो अपने एफर्ट करना हम लोग को थोड़ा बहुत जरूरी है, सब लोगों को। और जहां तक डॉक्टर की बात है, और जो कि बिल्कुल ही ऐसी अवस्था में काम करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जैसे बताया, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। हम ये ऐसा कहा गया कि ये बीमार सिस्टम है, तो क्या किसी ने देखा है कि जो रेजिडेंट काम करता है या इंटर्न काम करता है किस अवस्था में काम करता है? वो चिड़चिड़ाएगा नहीं तो क्या करेगा? और उसके बाद उसको अगर कोई गालियां देगा तो फिर वो तो एक गलत बात हो गई ना। तो क्या उस चीज पर ध्यान दिया गया है कि गवर्नमेंट ने इस इंटर्न्स या रेजिडेंट्स या जूनियर डॉक्टर्स की कैसी अवस्था में रह रहे हैं, क्या उस अवस्था को इंप्रूव किया जा सकता है, जिससे उससे ही सिस्टम बहुत इंप्रूव हो जाएगा? तो ये बहुत तरह की चीजें हैं जिस पर ध्यान देना है। गवर्नमेंट एक अहम संस्था है जिसका रोल है, लेकिन बाकी सब लोगों का एक अपना रोल है और अपनी तरह से उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जी, कहने का मतलब ये कि सबकी अपनी एक भूमिका है, जाहिर है उसमें मरीज की भी एक भूमिका है, डॉक्टर की भी एक भूमिका है, अस्पताल की भी एक भूमिका है, और सबको इस भूमिका को बखूबी निभाना पड़ेगा, तभी हमारा मेडिकल सिस्टम दुरुस्त हो पाएगा, उसकी सेहत अच्छी हो पाएगी। और जैसे कि श्री राम खन्ना जी ने सुझाव दिया कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बननी चाहिए और साथ में उसमें ऐसे डॉक्टर भी शामिल होना चाहिए जिनकी जवाबदेही हो और जिनकी अंतरात्मा सच की आवाज उठाती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।